नमस्कार मित्रों। मैं समझती हूँ कि हमारे देश में हम इस बात के साथ में बड़े होते हैं कि संगीत को सुनने की या चित्र को देखने की, शिल्प को देखने की या किसी उपन्यास कृति को पढ़ने के लिए हमें किसी तरह की कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती। यदि गणित है या विज्ञान है तो वो तो सीखने की के विषय हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चित्र को देखने के लिए हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक कलाकार होने के नाते और उससे भी पहले एक श्रोता, एक दर्शक, एक पाठक होने के नाते मैं इस बात को दिनों दिन बहुत शिद्दत के साथ महसूस करती हूँ कि देखना, चित्र को देखना ये सीखने की चीज़ है। और अब तो ये भी समझ में आता है कि सीखने से भी अधिक ये सतत रियाज की चीज़ है। मुझे लगता है कि कला का हर विद्यार्थी और हर कलाकार आजन्म विद्यार्थी होता है, तो उस अर्थ में ये रोज़ होने वाला रियाज है। ये ऐसा रियाज है जिसे एक भी दिन के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब ये देखना सीखे कैसे? प्रश्न उठता है कि क्या कोई तरीके हैं। एक तो कॉलेजों में जो सिखाया जाता है, अकादमिक रूप से जो सिखाया जाता है, उसमें एक प्रकार से सिखाया जाता है कि एक किस्म के वर्गीकरण किए जाते हैं। मसलन कि अमुक कालों में या तो बांटा जाता है या फिर ऐसा होता है कि शैलीगत रूप से, जैसे कि मध्यकालीन, मुगलकालीन, या तो इस तरह की कोटियों में बांटा जाता है और उन पर बात होती है, या फिर शैलीगत रूप में बांटा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये असल देखना नहीं है। ये तो एक पढ़ाई के लिए एक किस्म के वर्गीकरण की सुविधा तो देता है, लेकिन जिसे कहते हैं कि जिसमें रस की निष्पत्ति हो, जिसमें सचमुच चित्र को देखना होता हो, ये बात इस तरह के देखने में नहीं होती। तो आखिर ये देखना कैसे सीखें? ये कैसे सीखा जाए? क्या इसकी कोई प्राविधि है? क्या इसकी एक कोई मैथडोलॉजी विकसित हुई है? मैं खुद अपने अनुभव से आपको बताऊं तो 3-4 किताबें हैं जिन्होंने या लेखक हैं जिन्होंने मेरी इसमें बहुत मदद की। सबसे पहले 90 के दशक में BN सरस्वती नाम के एक स्कॉलर हैं जिन्होंने हमारे की मिनिएचर पेंटिंग्स पे और ख़ास तौर पे पहाड़ी और कांगड़ा शैली की चित्रों पे बहुत काम किया है। उनका मैंने एक वर्कशॉप अहमदाबाद में साराभाई फाउंडेशन में अटेंड किया था, और उन्होंने उस 15 दिन के वर्कशॉप में इतनी सुंदर तरह से ये बताया था कि एक चित्र में हमें प्रवेश कैसे करना चाहिए। उन्होंने बताया था कि अक्सर कलाकार ये इशारे उस चित्र में ही छुपा देता है कि उस चित्र में प्रवेश कैसे किया जाए। और उस 15 दिन के वर्कशॉप में मैंने ये अद्भुत अनुभव था वो चित्र को पढ़ने का, चित्र को कैसे, चित्र के साथ कैसे रहा जाए। उसके बाद मुझे लगता है कि वैन गॉग की जो अपने भाई को लिखे पत्र, थियो के नाम जो पत्र हैं, जो हिंदी में भी मुझ पर भरोसा रखना नाम से उपलब्ध हैं, उस किताब को पढ़ते हुए भी चित्र कैसे कैसे संसार में आता है, उसकी सृष्टि कैसे होती है, वो किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक संपूर्ण रूपाकार लेता है, उसके बारे में उस किताब को पढ़ते हुए पता चला था। फिर भारत भवन का जो कैटलॉग है जे स्वामीनाथन का लिखा हुआ, परसीविंग फिंगर्स नाम है, उस किताब को जब पढ़ा तो भी एक बड़ा चमत्कार हुआ था ज़िंदगी में, और जिसने
समझ के दायरे को बहुत बढ़ाया था। और उस किताब ने ख़ास तौर पे जो हमारी जनजातियां हैं और जो लोक कला के जो रूप हैं, उन्हें किस तरह से देखना है और उनकी समसामयिकता की पहली बार बात हुई थी। और वो भी एक बहुत अलग किस्म का देखना था। और उसने भी बहुत चमत्कृत किया था, उस किताब ने भी। उसके बाद जिस एक लेख ने मुझे बहुत चकित किया था और देखने की एक अंतर्दृष्टि दी, वो थी एक प्रदर्शनी हुई थी दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में, ज्योतिन्द्र जैन ने क्यूरेट की थी, जिसका नाम था दी अदर मास्टर्स, यानी जो दूसरी परंपरा के मास्टर्स हैं, जिसमें जनगढ़, जिव्या सोमा माशे, गंगा देवी, सोनाबाई रजवाड़ और नीलमणि देवी, ये 5 मास्टर्स को लिया गया था। उसका जो कैटलॉग था उसमें गुलाम मोहम्मद शेख ने जनगढ़ पर एक लेख लिखा था। और जनगढ़ के काम से मैं बचपन से वाकिफ थी, लेकिन जब मैंने वो लेख पढ़ा और उसमें जनगढ़ के चित्रों को जिस तरह से जिन प्राविधियों से गुलाम मोहम्मद शेख जी ने पढ़ा, वो अद्भुत था। मतलब मुझे लगा कि मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो जिस तरह के तनाव की बात उसमें की थी कि एक तरफ जनगढ़ जैसे आदिवासी कलाकार का एक गांव के परिवेश से और शहर में आना और एक किस्म का सशक्तिकरण था, लेकिन इसी के साथ ये सशक्तिकरण और वध्यता, जो उसके भीतर की जो वध्य कोमलता थी, इनके बीच का जो जटिल तनाव था, कैसे उसको आत्मसात करते हुए उसके चित्र थे। और उन्होंने खास तौर पे, वो पूरा लेख बहुत अद्भुत है और मैंने पूरे पे पेंसिल से निशान लगाया हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक चित्र का उसमें जिक्र किया है, जो भोपाल में जो नई विधानसभा बनी थी, चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाई गई, जिसमें गुलाम मोहम्मद शेख जी का भी अद्भुत चित्र है। उसकी एक दीवार पर जनगढ़ ने भी चित्र बनाया था। और इस चित्र में यदि आप देख सकते हैं, तो ये शेर जो है छलांग लगा रहा है और फिर उसका क्लोजअप भी दिया है इस लेख में। और इस चित्र की बात करते हुए गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखा कि ये जो छलांग लगाता हुआ, ये जो डायगोनल छलांग लगाता हुआ शेर है, वो अचानक से, इसे कलाकार ने ऊपर से देखा है, टॉप एंगल में देखा है। और उन्होंने कहा है कि इसको जब आप देखते हैं तो पाते हैं कि इसका जो चेहरा है वो एक अजीब तरह से यथार्थवादी शैली में बना है, और जो पूरा शरीर है उस पे जो उसमें जो रूपाकार हैं, उसमें जो पैटर्न भरे गए हैं, वो पारंपरिक किस्म के हैं। तो इन दोनों के प्रभाव से अचानक से ऐसा लगता है कि एक मरे हुए शेर की खाल जैसे फैली हुई है। और उसका जो चेहरा है, ऊपर को देखता हुआ जो शेर का चेहरा है, वो जैसे वो एक ट्रॉफी की तरह से लगाए जाते थे ना शेर के चेहरे को, उस तरह से लगता है। और बात ये अद्भुत देखना था। और उसके बाद उन्होंने जब ये कैटलॉग के लिए गुलाम मोहम्मद शेख जी ने लिखा, तब तो जनगढ़ जीवित थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि एक किसी आसन्न भविष्य में होने वाली दुर्घटना का जैसे आभास सा शेख साहब को हो गया है। और उन्होंने इस चित्र पर ही लिखते हुए लिखा है कि क्या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये चित्र एक तरह से जनगढ़ का की आत्मछवि का अंकन है,
जिसमें वो अचानक से अपने नैसर्गिक जंगल के स्वरूप का अचानक से पालतू हो जाना, क्या ये उसकी आत्म छवि का अंकन है? ये बात उन्होंने इसमें लिखी है। और उन्होंने इस लेख में बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया है कि जब एक ऐसे समाज से, एक ऐसी चेतना संपन्नता से जब कोई कलाकार आता है जो बाजार के किन्हीं भी तनावों से मुक्त है, जहाँ चित्र जो है अपने घर की दीवार पर बनाया जा रहा है, वो किसी चौखटे में बंद नहीं है, वो किसी बाजार के लिए नहीं है, वो सच पूछो तो किसी के देखने के लिए नहीं है। और वो जिन रूपाकारों की बात कर रहा है वो चित्र, वो सारे रूपाकार उस परिवेश का, उस लोगों उन लोगों के बीच जिनके बीच वो बनाया जा रहा है, उनकी स्मृति का हिस्सा है। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि जब ऐसा कलाकार अपनी उन चित्रों को उनके तमाम संदर्भों से काट कर कैनवास पर बनाता है, तो उसके मन में क्या गुजरता होगा। इस तरह के अद्भुत प्रश्न उन्होंने उठाए थे और मुझे उस लेख ने बहुत आंदोलित किया था और देखने की बिल्कुल एक दृष्टि को बहुत व्यापक किया था। इसके बाद शायद मैंने जो गुलाम मोहम्मद शेख जी का जो लेख पढ़ा था वो भूपेन खक्खर पर भैरू नाम से पूर्वग्रह में छपा था और इसका अनुवाद मेरी माँ ज्योत्सना मिलन ने गुजराती से हिंदी में किया था। और मुझे ख्याल है कि जब वो इस लेख को जब वो गुजराती में पढ़ रही थी तो जहाँ वो बैठी थी वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। मतलब वो इतनी उत्साहित थी और कह रही थी कमाल है, ऐसे कोई लिख सकता है। और मेरे ख्याल में उन्होंने जब उसे पढ़ना शुरू किया, बस पढ़ना ख़त्म करते ही उसका अनुवाद करना शुरू कर दिया था। और उसमें से बहुत सारे हिस्से उन्होंने मुझे गुजराती में पढ़ के, शायद पूरा ही गुजराती में पढ़ के भी सुनाया था और बाद में मैंने उसे पूर्वग्रह में पढ़ा। इस लेख में भी भूपेन खक्कर के चित्रों से मैं बिल्कुल भली भांति परिचित थी और बहुत पसंद करती थी। लेकिन यहाँ पे फिर से एक कहना चाहिए कि ये जो देखना था ये इतने स्तरों पर हो रहा था। ये उस कलाकार का पोर्ट्रेट भी था, उसके जीवन, उसकी दृष्टि, उसको इतना एकमेक करता हुआ, इतना संश्लिष्ट करता हुआ दिखाता है। मैं समझती हूँ कि उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। वो लिख रहे हैं कि भूपेन खक्कर के चित्र में जो उजागर करता है, वह भूपेन खक्कर चित्र में जो उजागर करते हैं वो एकदम साधारण है। यह रस था क्षुद्र और शुल्लक का, एकदम सामान्य, दैनंदिन, फेंक दिया गया या सभ्य समाज या कला जिसे तुच्छ माने, ऐसा कुरूप माने जाने वाला सब कुछ वो इकट्ठा करता। प्लास्टर के देवता, कचड़े के खिलौने, फिल्म के पोस्टर, फुटपाथ पे बिकते नक्शे, छपे हुए धार्मिक चित्र, सब कुछ को घर लाता और उसे मुंडेर पर या कांच के केबिन में सजाता। उसका क्यूबिस्ट तरह का तिकोना कमरा भड़क उठने वाले नीले रंग से रंगवाकर आधुनिक की अवहेलना करने का दिखावा करता। लेकिन इस क्षुद्र और क्षुल्लक के खेल के पीछे मूल रस आदमी का था, अदने इंसान का, जिंदगी के चक्कर में, मायाजाल में फंसे अकेले अधेड़ का, उसके मन को पकड़ने का। वे इसी में आगे लिखते हैं, उसमें जो चित्र बनाते उसमें दर्जी, मोची, चाय के ठेले वाला, सर्कस के खिलाड़ी, सभी प्रेमी पंक्ति के लोग साकार हो जाते। रेल के दूसरे दर्जे के मुसाफिर, घड़ी की मरम्मत करता भिची आंख और नन्हे हाथ वाला कारीगर, टायर में हवा भरने वाला नायक, सारे पात्र प्रेम की परछाई जैसे अंतरंग
यौन रंग में रंगे हुए। वो हिसाब नवीस की तरह, वो यानी कि भूपेन खक्कर हिसाब नवीस की तरह चीजों की गिनती बही जैसी स्केचबुक में करता। इसमें सलाखें, नकूचे, चादर, बर्तन भांडे, बनावटी फल, जूते, चप्पल, चश्मा, सब कुछ मिल जाए। घर हो तो भीतर बाहर की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां और लोहे की रंगी हुई जालियां। दुकान हो तो उसकी अलमारियां, चाबी के गुच्छे और सारा साजो सामान। बाहर का पटिया या देहरी पर का वेलकम वाला पैर पोछ। ठेला हो तो स्टोव, कप रकाबी, डिब्बे डुबले। गोदाम हो तो बिखरे दानों और मजदूर के साथ बोरे आदि। रास्ते की मरम्मत वाली दुकान हो तो टायर की थप्पी और वायर के गुच्छे। जहां जाता जो देखता वो सब कुछ उतारता। रेल के डिब्बों की खिड़कियां और सोने बैठने के पटिए, होटल के सोफे, स्टेशन की बेंचेस, सब कुछ। तमाम चीजों को बरतने वाले लोग जितने प्यार से छूते उतने ही प्यार से वो उनको अंकित करता। आगे वो एक लाइन लिखते हैं कि भूपेन किसी दूसरे संदर्भ में वो लिखते हैं कि भूपेन के साथ कुछ ऐसा साध लिया था कि हर पदार्थ में छूने की, सूंघने की, चखने की गर्माहट महसूस हो। एक जगह बड़ा दिलचस्प आगे की एक लाइन, एक पंक्ति और पढ़ती हूँ जिसमें वो कहते हैं कि इसमें गुलाम मोहम्मद शेख लिखते हैं कि वो जो इसमें पहनने हुए कपड़ों के मामले में वो गजब की बात, बड़ी बेधक बात ढंग से कही गई है उनके द्वारा। वो कहते हैं उस आदमी ने जो पहनी है वो कमीज इतनी घटिया और घिनौनी है, लेकिन जिस चाव से उसने उसे पहना है वह मुझे द्रवित करता है। तो यानी कि एक चित्रकार वो जो सब कुछ जिसे वो देख रहा है उसके साथ साथ उसके भीतर जो उसे पहनने वाला है उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके भावों से जो गठजोड़ बन रहा है उसको किस तरह से रखते हैं, ये बहुत अद्भुत है। उनके अंत के दिनों के बारे में वो लिखते हैं, रोग ने अपनी राह लेनी शुरू की। जब बाद के दिनों में भूपेन खक्कर जब बहुत बीमार हो गए थे, जब रोग ने अपनी राह लेनी शुरू की उस समय भूपेन ने रोगिष्ठता को चित्र की लपेट में लिया। कहीं आंतों का मानो एक्सरे कर रहा हो, इस तरह अंदर उतर कर चित्रित किया, जैसे आंतों के अंदर उतर कर चित्रित किया। इसके बाद मतलब इस लेख को भी पढ़ना एक अद्भुत अनुभव था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने फिल्म देखी है। जैसे भूपेन खक्कर के घर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ चढ़ते थे और वो जो चरमराती थी, वो सारी ध्वनियाँ, ये सारे लेख इस गुलाम मोहम्मद शेख के जो लेख हैं, खास तौर पे जो चित्र हैं जो उन्होंने अपने साथी कलाकारों पर लिखे हैं, वो एक किस्म की उनमें इतनी सिनेमैटिक क्वालिटी है। उनको पढ़ना, इसके बाद मैंने नसरीन पर जो उन्होंने लेख लिखा है, वह लेख सौभाग्य से पीयूष ठक्कर जी ने मुझे कहा कि गुलाम मोहम्मद शेख जी का गुजराती में लिखा हुआ यह लेख अब हिंदी में उपलब्ध है और आप उसे क्यों नहीं मांग लेते। तब मैं कथादेश का एक अंक निकाल रही थी जो कि स्त्री की सर्जना पर केंद्रित था। तो उस अंक के लिए इस लेख को शेख साहब की कृपापूर्वक उन्होंने इसके लिए अनुमति दी थी और इसे उसमें छापा था। और इसका शीर्षक देखिए, इसका शीर्षक उन्होंने दिया था ओस सी कोमल संवेदना। नसरीन के काम से आप सभी, नसरीन मोहम्मदी जी के काम से आप सभी वाकिफ़ हैं। उनके काम की जो महीन
बुनावट है, जो देखिए उसके बारे में वो क्या लिखते हैं। अंदर की आकृतियों की तरह उसने चित्रों का ढांचा भी छोटा कर लिया। 4 वर्ग फुट का कैनवास सबसे ज़्यादा पसंद, और अगर बड़ा बनाने की ज़रूरत हो गई तो 2 कैनवास साथ में जोड़ देती। उसके बाद तो कैनवास और तैल रंग भी छोड़ दिए और उठाया कागज। शुरुआत में काली स्याही घिसकर चुपड़कर तरह तरह के आकार उभारती, फिर स्याही वाले कागज को धोकर और निचुड़े हुए आकार को सुखाकर फिर से बनाती। धीरे धीरे वो करना भी छोड़ा और सिर्फ सीधी और टेढ़ी लकीरें बनाने का खेल रचा। कागज पर खुले कोरे सफेद अवकाश के पट्टे में एक ही दिशा में चलती रेखाएं और काली भौमितिक नक्काशी। अवकाश को संयोजित करने की शक्ति उड़कर आंखों में आ बसी। वैसे उसके बाद तो काले आकार भी कम हुए और रह गई सिर्फ लकीरें, बस लकीरें। पहले तो लकीरें काली स्याही से किया करती थी, बाद में स्याही में पानी डालती गई, इसलिए उसमें हल्की पतली झाई आई, और कभी कभी तो इतनी हल्की हुई कि बिना रंग के रूप की छाप सी हो गई। ऐसे चित्रों के लिए कला गुरु सुब्रमण्यन ने कहा करते थे कि नसरीन की संवेदना ओस की छाया जैसी कोमल है। गांधी जी के पौत्र और प्रसिद्ध तत्वचिंतक रामचंद्र गांधी को उसमें कुरान की प्राचीन पांडुलिपि के अवशेष और इस्लामी अद्वैत के अंश दिखे। आलोचक गीता कपूर ने उसकी साधक दृष्टि की भर भर के तारीफ की। उन चित्रों को देखने वाले जिज्ञासु और जानने वाले दोनों ही उन चित्रों के रसिया बन जाते। इस लेख में भी ये तो चित्रों पर के लिखा है, लेकिन नसरीन के कमरे का जो चित्र उन्होंने आंका है कि कितनी कम वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई साजो सामान नहीं होता था और पूरी दीवार सफ़ेद एकदम झक सफ़ेद रहती थी, और उनकी कब्र का अंत में उनकी कब्र का और उस कब्र से दिखते दृश्य का जो वर्णन शेख साहब ने किया है वो अद्भुत है। इस लेख के बाद अभी जब रजा पुस्तक माला के अंतर्गत राजकमल प्रकाशन से ये पुस्तक आई है, निरखे वही नज़र। ये पुस्तक तो मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी के कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी घटना है इस पुस्तक का आना। ये एक किस्म की हैंडबुक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे अपने हाथ से अलग ही नहीं करना चाहती हूँ। ये वो पुस्तक है जिसे लेकर चित्रों को देखने में की राह खुलेगी। एक किस्म का अलादीन का चिराग या एक किस्म की जादुई चाबी जिसे लेकर अगर आप कलाकारों के चित्रों के पास जाएंगे, कलाकारों के संसार में जैसे वो द्वार खोलेगी, इस तरह की है। मुझे इसे पढ़कर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि वो जो किताब है ना, द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, पीटर वॉलनबर्न की, या फिर फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया नाम की किताब है प्रदीप किशन जी की। इन किताबों को पढ़ के अगर आप जंगल जाएंगे तो आपका जंगल से नाता बदल जाएगा। जंगल में आप वो कुछ देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह से मुझे याद है कि मैं जब बनारस गई थी तो डायना एग की किताब है, एक बनारस द सिटी ऑफ लाइट नाम से। एक बार मैंने उस किताब के साथ को पढ़ते हुए भी बनारस देखा था, और वो एक अपूर्व सुख था। एक हर चीज़ों की तहें जैसे परत दर परत खुलती जाती हैं। तो मुझे लगता है कि गुलाम मोहम्मद शेख की ये पुस्तक देखने की, इसका नाम ही देखिए, निरखे वही नज़र, जिस पर प्रयाग जी ने बात भी की थी परसों। निरखे
ये जो निरखना है, ये जो चित्र को देखने के लिए ठहरना है, जो मैं आपसे कह रही थी कि ये जो चित्र को सीखना है, ये निरखना यानी एक तरह से ध्यान लगाना, चित्र के आगे ध्यान लगाना। मैं समझती हूँ कि ये तो बात है ही कि क्योंकि गुलाम मोहम्मद शेख स्वयं चित्रकार हैं, कला के इतिहास को वर्षों तक पढ़ाते आए हैं, अध्यापन करते आए हैं, कवि हैं, और तो इन सारे कारणों से उनकी जो दृष्टि है वो बहुत संश्लिष्ट है, कई कोणों से वो देख पाते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो बात मुझे इस किताब को पढ़ते हुए महसूस हो रही है वो ये है कि इस सब के पहले वे एक भावक हैं। वे चित्र के आगे जिस तरह से खड़े हैं, किसी भी चित्र के आगे, चाहे वो वेलाक्वे का चित्र हो, चाहे वो कांगड़ा शैली का कोई चित्र हो, या फिर नसरीन मोहम्मदी का चित्र हो, कि ठहर कर एक एक सूत बढ़ना जिसे कहते हैं, वो इनके यहाँ संभव होता है। और आप देखेंगे कि वो इतने कोणों से देखते हैं चित्र को, कई धरातल, कई सोपान, मसलन कि वो चित्रकार ने कहाँ खड़े होकर देखा इस पूरे दृश्य को, उस नज़र से देखते हैं, खुद एक दर्शक की नज़र से देखते हैं, उसमें जो चित्रित किया गया है, जो अगर यदि वो फिगर्स हैं तो उनकी नज़र से देखते हैं, उसमें जो रंग के संयोजन है अलग करके, उसमें जो रंगों की जो आपसदारी हो रही है, रंगों के बीच में जो आपसी संवाद हो रहा है, आकारों के बीच में, रूपाकारों के बीच जो संवाद हो रहा है, इन सबको अलग अलग करके भी वो देख पाते हैं। वो हर कोण से उसको, उस चित्र को वो इतने कोणों से देखते हैं। और साथ में वो जिस काल विशेष में बनाया गया है वो चित्र, उस काल विशेष की चेतना क्या थी, वहाँ से भी वो देखते हैं। तो ये जो देखना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक भावक का देखना है। और इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक में दरअसल जो बहुत गजब की बात, इसमें से मैं क्या बताऊं, मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं ये पूरी किताब में से सच पूछा जाए तो पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने भारतीय दृष्टि को समझने की, कला को लेकर जो भारतीय दृष्टि हो सकती है उसे समझने की और उससे वैश्विक परिवेश में रखने की, एक फिल्मकार हैं इस समय की, सेलिन सियामा करके, मुझे उनकी बात बड़ी याद आती है। उनका एक इंटरव्यू में वो लगातार ये कहती हैं कि यदि एक कलाकार का काम करता है तो उसे लगातार एक वैश्विक पटल पर देखना होता है चीज़ को। वैश्विक पटल से मतलब है कि बहुत बड़े फलक पर रखकर चीज़ को देखना होता है। दूसरे ही क्षण उसे बहुत लोकल होकर एक बिल्कुल एक छोटे से दायरे में जहाँ वो अवस्थित है, जहाँ वो घटित हो रहा है, क्योंकि वो अपना मांसल रूपाकार तो वहीं पाता है। तो ये लगातार ये आवाजाही एक कलाकार को करनी होती है। उसका जो देखना है वो लगातार एक वैश्विक दृष्टि से और फिर सघनता में वो एक माइक्रोस्कोपिक कहना चाहिए, एक सूक्ष्मदर्शी से भी देखता है और एक टेली लेंस से, एक टेलीस्कोप से भी जैसे वो देखता है। इसमें एक चैप्टर है रचना और रचना की कहानी। इस किताब में उन्होंने अद्भुत तरह से
जो हमारे यहाँ जो भारतीय कथन या बयान की जो परंपरा है, जिसमें कथा के भीतर कथा होती है, उस पर लिखते हुए उन्होंने अद्भुत कहा है कि कैसे जो पहली कहानी में जो कथा कह रहा है वो अगली कहानी में कुछ और हो जाता है, वो श्रोता बन जाता है, और वो जो श्रोता था वो फिर अगली कहानी में कथानायक कथाकार बन जाता है। कभी वो कथानायक बनता है, कभी वो कथाकार बनता है, कभी वो श्रोता बनता है, और इन तीनों के बीच में आवाजाही चलती रहती है। और उन्होंने ये कहा है कि इन कहानियों की तुलना उन्होंने कई चीज़ों से बहुत सारे रूपक दिए हैं, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते का रूपक दिया है, और भूल भुलैया का रूपक दिया है, और बावड़ी का, कई तलों वाली बावड़ी का रूपक दिया है। और उसके साथ में देखिए इस परिप्रेक्ष्य में फिर वो अजंता के चित्रों को देखते हैं, और वो लिखते हैं, कथा सरित सागर की तरह अजंता की दीवारों पर जातक कथाएं बहती हुई संदिग्ध अवकाश में चारों ओर फैलती हैं। इन अवकाश विभागों के बीच कोई भेद रेखा नहीं है, इसलिए आकृतियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। उदाहरण के लिए पहली गुफा में प्रवेश करने पर बाईं ओर आलेखित नंद की दीक्षा की कथा शंखपाल जातक में प्रवेश करती है, और वहां से कथा प्रवाह अदृश्य रूप में विशाल फलक पर फैलकर महाजनक की प्रलंब कथा के साथ जुड़कर उल्टा सुल्टा बहता हुआ कोने की दीवार तक पहुंचता है। समानांतर कथाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं झरने की तरह मोड़ पर बहती हुई तो कहीं घनी वनस्पति की तरह आच्छादित होती हुई एक दूसरे में पिरोती जाती है। आगे एक जगह वो लिखते हैं, पुनरावर्तन का इस्तेमाल इन चित्रों में किस तरह से होता है, और उसको फिर वो देखिए संगीत से जोड़ते हैं और कहते हैं, पुनरावर्तन में बंदिश या स्वर का सातत्य सम्मोहित कर दे ऐसे अनुरणन के प्रतिध्वनि के रूप में प्रायोजित होता है। इसमें आकृतियों में ऐसी लय का निरूपण हुआ होता है जैसा कि विशाल वृक्ष के पत्तों के एक साथ कंपित होने पर होने वाले दोलन की तरह होता है। ये देखिए, ये एक कवि का स्पर्श, ये कवि की संवेदना उनके यहाँ काम करती है। पर मुझे लगता है कि आपको भी ये ज़रूर ख्याल आया होगा सुनते हुए, जब ये अजंता के चित्र का वो विवेचन कर रहे हैं, तो मेरी आंखों के आगे स्वयं गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र उभरते हैं, और उनके चित्रों में भी इसी तरह के कई तलों वाली बावड़ी का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने जिक्र किया है कि जैसे बरगद के पेड़ की शाखाएं अचानक से जड़ बन जाती हैं, जड़ का काम करने लगती हैं, मूल बन जाती हैं, और फिर वो दूसरे उसको यानी वो सपोर्ट करने लगती हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये पूरी रचना प्रक्रिया एक तरह से गुलाम मोहम्मद शेख जी के उनके चित्रों को समझने में भी बहुत मदद करती है। मैंने दरअसल जो बहुत सारे कहना चाहिए कि इस पुस्तक में से लगभग हर चैप्टर में से मैंने बहुत कुछ ऐसा मन करता है कि आप सबके साथ में उसका साझा करूं। सब कुछ का तो अवकाश नहीं हो सकता, लेकिन ये किताब सचमुच वो किताब है कि जिसे पढ़ना और ख़ास तौर पे अपने जो हमारे
समकालीन हमारे साथी कलाकार होते हैं, उन पर लिखना आसान नहीं होता। उनके काम को देखने के लिए जो एक दूरी चाहिए होती है वो संभवतः नहीं होती, लेकिन गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने तमाम साथी कलाकारों पर लिखा है और उनकी विशिष्टता, वो सब अपने अपने में इतने विशिष्ट हैं। उनकी इस विशिष्टता को देखने के लिए एक तरह से अपने को खाली करके वो उन चित्रों के पास पहुंचते हैं। जगदीश स्वामीनाथन पर उन्होंने उस तरह से नहीं लिखा है, उनके नाम, उनके मरने पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जो बहुत ही मार्मिक है। इस पत्र का जिक्र भी प्रयाग जी ने और विनोद जी ने किया था, विनोद भारद्वाज जी ने किया था। इस पत्र में मुझे इस पत्र को पढ़ के एक अजीब सा आंदोलन मेरे भीतर हुआ और उन्होंने ये बड़े एक संवाद जो कभी था, देखिए जिस समय पे ये सब युवा थे और 1890 वाला ग्रुप बना था और उस समय कैसे ये स्वामीनाथन जी, गुलाम मोहम्मद शेख, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत शब्दों के माध्यम से भी अपने को अभिव्यक्त कर पाते थे और इन्होंने ज़बरदस्त बदलाव पूरी जो हमारी आधुनिक कला की जो यात्रा थी उसमें बड़े गजब के मोड़ उन्होंने लाए। लेकिन ये संवाद, उनका आपसी संवाद कहीं जाकर टूट गया किन्हीं कारणों से और इस संवाद के टूट जाने को बहुत ही मार्मिकता से अपने पत्र में गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखा है और लेकिन जो चित्र के बारे में, स्वामीनाथन जी के चित्र के बारे में वो लिखते हैं वो जरा देखिए। इन 3 दशकों के फासले में जिंदगी और कला के अपने अपने सफर में हम कुछ करीब कुछ दूर रहे, कभी आश्चर्यचकित, कभी असमंजस में गहरी उत्सुकता से मैं तुम्हारे चित्र देखता रहा, तुम्हारे विचारों को पढ़ता रहा और 1890 के दिनों और कुछ और वर्षों तक चले हमारे संवाद की क्रमशः कमी पर अफसोस करता रहा। तुम्हारे चित्रों में विविध वर्तुलाकारों में बहती गति को बार बार स्रोत बिंदु पर लौटते देखा। हर चित्र जैसे दूसरे चित्र की पूर्व और उत्तर छवि परछाई के प्रतिरूप की तरह अनाकृत व्यापित अवकाश में एक सुनहरे फर्श पर झिलमिलाती और बिखरी अभी है अभी नहीं। चिड़िया चिड़िया होती थी पर नहीं, वो मछली थी, टिड्डा भी, पेड़ और चट्टान भी, एक मेघ में बदलती, परावर्तित। इनकी अदल बदल उनकी सूरतों को पिघला देती। सभी आकृतियां जैसे अस्थि यानी बीइंग, होना, सभी आकृतियां जैसे अस्थि और विगलन की लीला सी। पुनरुच्चारण की यह क्रिया कभी मंत्र, कभी यंत्र सी, जादुई जलवे या गहरे सोच के बराबर। वो कौन था, रिल्के या मलार में, जिसने कहा था कभी जिंदगी में एक ही कविता बार बार लिखता रहता है? इससे बड़ा क्या सच होगा तुम्हारे लिए। इन चित्रों की चेतना प्रगतिवादी सभ्यता के परिवर्तनवादी रुख के खिलाफ चिल्लाती रही। फिर इसमें वो बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर ये जो उनके चित्र पर उन्होंने लिखा है, ये देखिए स्वामीनाथन के चित्रों को देखने की, उनको फिर से समझने की कैसी अंतर्दृष्टि देता है। और ये जो संवाद रुक गया, मुझे लगता है कि इस पुस्तक का आना और ये हमारी मेरी पीढ़ी और मेरे बाद की तमाम कलाकारों की पीढ़ी पर एक किस्म की जिम्मेदारी लाता है, क्योंकि ये इस संवाद के टूटने ने
संभवतः उसमें क्या क्षति हुई, कौन सी दिशा, कौन सा सोपान हमारी आधुनिक कला ले सकती थी, किन घटकों को छू सकती थी और नहीं छू पाई, इसकी व्यथा, इसका कहीं इसमें जिक्र है। और मुझे लगता है कि संवाद का टूट जाना, इससे भयावह कुछ नहीं है, क्योंकि संवाद ही पूर्व पीठिका है। अगर संवाद नहीं है तो एक किस्म का मतवाद, एक किस्म की हठीपन आता है। और अगर हमें उससे बचना है तो हमें संवाद को जिलाए रखना होगा, उसे पुनर्जीवित करना होगा। ये किताब का इस समय पे आना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है। और इसका हिंदी में आना, देखिए इस किताब को गुलाम मोहम्मद शेख ने इसे गुजराती में लिखा, ये बहुत ख़ास बात है। और हिंदी, हम सब हिंदी के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत सोचने की बात है। इस ओर भी प्रयाग जी ने इशारा किया था। इसके लेखों को जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि इस किताब का लिखा जाना तब शुरू हुआ जब गुलाम मोहम्मद शेख छात्र थे। उस समय पे भी गुजराती में उनके तमाम दूसरे चित्रकार मित्र और लेखक ऐसी पत्रिकाएं निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कला पर बातें हों, कला को देखने परखने की शब्दावली निर्मित होती हो। तो ये जो पुस्तक बनी है और इसमें जिस तरह की शब्द संकुल बना है, मैंने पूरी करते हुए मैं शब्द नोट करती जा रही थी और एक लंबी सी फहरिस्त है इसमें इस्तेमाल हुए उन शब्दों की, जो क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अंग्रेज़ी भाषा में जो शब्द हैं उन्हें उनके मार्फत से जब हम समझते हैं तो वो एक किस्म का समझना है, लेकिन जब हम अपनी मातृभाषा में उसे समझते हैं तो हमारे पास जो कलेवा होता है, जो पाथेय होता है, वो हमारे परिवेश से सिरजा गया होता है। और उससे जब हम देखते हैं तब ये हमारा देखना एक अलग, उसमें एक अलग किस्म की ठहराव होता है, उसमें एक अलग किस्म की दृढ़ता होती है। मैं समझती हूँ कि कला को देखने के लिए, समझने के लिए जिस किस्म के रिगर, जिस तरह की एक जुझारूपन की आवश्यकता है, वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम अपनी भाषा में उस पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि उसके बिना हमारे परिवेश जो हमें सिंचित कर रहा है, जो सींच रहा है, उसकी सही पकड़ हमारे नहीं बनेगी। देखिए, जब वेलाक्वे के चित्र पर गुलाम मोहम्मद शेख लिख रहे हैं तो मुझे लगता है इतना अद्भुत वर्णन है कि बता नहीं सकते। लेकिन क्योंकि वो बहुत मजबूत ज़मीन पर खड़े होकर लिख रहे हैं, जहाँ से उनकी दृष्टि में ये जो तमाम एक तो यूरोपियन जो शैली है, उसके बरक्स जो पूरी दुनिया में दूसरी शैलियाँ हैं जिसमें यथार्थ को देखने की, वो जो लीनियर पर्सपेक्टिव में देखने की प्राविधि को नहीं माना गया। ये सिर्फ भारत में नहीं है कि नहीं माना गया, उन्होंने लिखा है कि और बिल्कुल ये हम सब जानते हैं कि ईरान में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिकी देशों में, इन सभी देशों में अलग तरह से दुनिया को देखने की जो यथार्थ की जो समझ है वो बहुत अलग तरह से विकसित हुई। और तो वहाँ से जब इस गहरी समझ से जब हम फिर पश्चिमी चित्रों को देखते हैं तो उनका आतंक हम पर नहीं रहता, हम उनके साथ बिल्कुल सहज होकर उन्हें देख पाते हैं। मुझे जब मैं इस पुस्तक के कई सारे लेख हम लोगों ने घर में साथ में पढ़े, मेरे पिता और मेरी बहन राजुला, हम लोग साथ पढ़ रहे थे। और
ऐसा लग रहा था कि एक उसकी इसकी जो रोचकता है एक उपन्यास में जैसी रोचकता होती है वैसी है। इतना लालित्य है, इतना बहाव है, इतना वेग है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे याद आया उरहन पामुक का वो उपन्यास माय नेम इज़ रेड, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और उस उपन्यास में आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है कि उस उपन्यास में चित्रकला पे बहुत विशद संवाद लगातार पूरे उपन्यास में छाया रहता है। लेकिन वो उपन्यास एक तरह से मर्डर मिस्ट्री भी है, लेकिन उस उपन्यास में जैसी रोचकता है यकीन मानिए कि इस पुस्तक में भी वैसी रोचकता है। ये आपको उसी तरह से इंगेज करती है। मैं समझती हूँ कि मैं शायद पर्याप्त समय ले चुकी हूँ और मैं इसमें क्योंकि गुलाम मोहम्मद शेख कवि भी हैं और उन्होंने जयराम पटेल के चित्रों पर जो लिखा है वो भी अद्भुत है। देखिए एक लाइन उसमें से मैं पढ़ती हूँ। जयराम पटेल ब्लो टॉर्च को कूची की तरह से इस्तेमाल कर लकड़ी को जलाकर, प्लाईवुड को जलाकर और चित्र बनाते थे। वो लिख रहे हैं, गुलाम मोहम्मद शेख लिख रहे हैं, जलते वक्त घाव नजर नहीं आते, उसमें पूरा पट सुराखें और काले गड्ढे अगन उंगलियों से सने हुए, अगन उंगलियों से। इस आलेख का, जयराम पटेल पर जो आलेख है उसका जो शीर्षक है वो है सुलगती उंगलियां। देखिए नसरीन पर जो लेख लिखा था उसमें लिखा था, उसका शीर्षक था ओस सी कोमल संवेदना और इसका शीर्षक है सुलगती उंगलियां। वो लिखते हैं कि अगन उंगलियों से सने हुए, जिसमें काले काले घूमते गोलाकार एक ही तंतु वाले वाद्य का लगातार सुर स्वर किसी दर्दनाक विरह की रफ्तार जैसा बार बार तीसता रहे, ऐसा। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ रज़ा फाउंडेशन की, राजकमल प्रकाशन की, पीयूष दहिया की, अशोक वाजपेयी की, पीयूष ठक्कर और उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस पुस्तक को हिंदी में लाने के लिए अथक प्रयास किया। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ और आभारी हूँ अर्पण कुमार जी की, जनसुलभ पुस्तकालय की, कि उन्होंने गुलाम मोहम्मद शेख के 85 वर्ष पूरे करने पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर यह श्रृंखला आयोजित की। मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उन्होंने यह जो काम किया है, ये वर्षों वर्षों का काम है, जिसमें बतौर कवि, बतौर चित्रकार, बतौर अध्यापक, मतलब जो उन्होंने जो किया है उसमें अपने को पूरी तरह से डाला है। और एक तरह की जिम्मेदारी बाद की पीढ़ी पर आती है इस संवाद को कायम रखने की। मैं समझती हूँ कि जयराम पटेल पर के रेखांकन को देखकर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उन 2 कविताओं को पढ़कर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। ये कविताएं अद्भुत हैं और मुझे लगा कि अलग से कविताएं पढ़कर सुनाने से अच्छा है कि, क्योंकि ये जयराम पटेल के चित्रों को भी अद्भुत उजागर करती हैं। ये देखिए, इसको देखना। पहली कविता है, इमलियों की मायाजाल में फंसी उल्लुओं की चीखें, और उससे दूर के एकांत महालय में होती प्रतिध्वनि से
टूटती उसकी छत की पसलियां, मांसल भुजा युक्त वृक्ष की कमजोर आंखों में चंद्र के टुकड़े, और वीराने में बहती भटकती रास्ता भटकी हुई क्षितिजें। उसे पार करते हुए कोई दशानन प्राणी की ईश्वर को द्वंद्व के लिए खुली चुनौती। जंगलों को बांध कर छिपा रेशम की डोर जैसा चिकना पाशविक सन्नाटा। चिकना पाशविक सन्नाटा। दूसरी कविता देखिए, ये भी जयराम पटेल के रेखांकन पर ही है। दसों दिशा से फैल रहा तप्त तीखा सन्नाटा, प्राचीन पृथ्वी जर्जरित होकर मरी, उसकी कब्रों के रहे सहे अवशेष मात्र यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त घिसौटे। और न जाने कब से उभरा यह सहस्त्र बाहु सन्नाटा, फैलता व्याप पकड़ता उबली हुई चमड़ी जैसा सुफेद उसका स्पर्श। यह शीतल स्पष्ट मानुषी भयावह तथागत सन्नाटा। देखिए क्या गजब चित्र को पकड़े, मतलब जैसा जिस ऊंचाई का चित्र है उस ऊंचाई की कविता। ये वो जुगलबंदी है, मतलब जैसे कबीर को जब कुमार गंधर्व गाते हैं तो जो जुगलबंदी होती है, ये उसी तरह की जुगलबंदी है। यह शीतल स्पष्ट मानुषी भयावह तथागत सन्नाटा, पशुओं की पसलियों में फैल रहा प्रफुल्लित अंधकार, और मनुष्यहीन खंडहरों में खुशियां मनाता पारदर्शक नक्सीदार सन्नाटा। मैं समझती हूँ कि इन कविता की पंक्तियों के साथ और जयराम पटेल के चित्रों के बिंबों के साथ ही मैं आपको रहने दूँ। एक बार पुनः आभार, और शिव साहब को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।